नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो हमारे साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की आप तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म डाल दिया है और एग्ज़ाम अक्टूबर में है। अभी तक सिलेबस नहीं आया है, तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से काम नहीं चलने वाला है। और आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सिलेबस बिल्कुल डिकोड है, मैंने एक वीडियो भी इस पे जारी किया था, आप देखिए उसको। वो सिलेबस जो हमने आपको बताया है 90% 95% ऐसे ही सिलेबस रहेगा। कुछ एक आध टॉपिक जोड़ेंगे घटेंगे तो उनको हम लोग देख लेंगे, कवर कर लेंगे। और इसी मद्देनजर हमने इसकी, पहले से तो हमारा जो बैच चल रहा है वो तो चल ही रहा है, इसकी अलग से कक्षाओं की व्यवस्था कर दी है। द सक्सेस प्रेप ऐप पर वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी और आपको क्लास भी मिलेगी यूट्यूब पर, आप उसको देख पाएंगे कुछ क्लासेस, जिससे कि आप समझ पाएं कि कैसे हम तैयारी इसकी करा रहे हैं। तो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में चलिए देखते हैं। एक टॉपिक जो पहला ही टॉपिक है, पहला टॉपिक आपका क्या है? प्राथमिक उपचार, है ना। तो प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड जो होता है उस पर सवाल हम करने जा रहे हैं। मैं हूं पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तापघात पीड़ित व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा, देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा कि नहीं पाया जाता है। क्या है यहाँ पर? नहीं पाया जाता है। तापघात का मतलब यहाँ पर है सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक से जो तापघात पीड़ित, यानी हीट स्ट्रोक से जो पीड़ित व्यक्ति है। काया तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि बॉडी टेम्परेचर इतना होता है। रैपिड पल्स, यानी कि द्रुत नाड़ी गति होती है। और प्रचुर प्रस्वेदन, और अगला है गर्म व शुष्क त्वचा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तापघात व्यक्ति है, तापघात पीड़ित व्यक्ति है, तो ताप का आघात हुआ है, स्ट्रोक हुआ है। तो सबसे विशेष लक्षण यही होता है इसका कि इसमें स्वेटिंग बंद हो जाती है, पसीना आना बंद हो जाता है। तो जिसको भी ये स्ट्रोक पड़ता है, हीट स्ट्रोक पड़ता है, तो उसमें पसीना आना बंद हो जाएगा। तो ये जो प्रोफ्यूज स्वेटिंग की बात हो रही है, प्रचुर प्रस्वेदन, ये नहीं होगा। बाकी ये सारी चीजें पाई जाएंगे, है ना। और समय पर अगर उपचार ना हो तो कई बार जो अंग हैं शरीर के, वो काम करना बंद कर देते हैं और ये मृत्यु का कारण भी बन जाता है। तो इसके लिए आपको तुरंत क्या करना है? सबसे पहले आपको इन सारी चीजों को देखना है कि क्या यह, उसके बाद में इलाज चालू होगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। मास्टर प्रूवर कौन होता है? मास्टर प्रूवर कौन होता है? औषधि सिद्ध करने वाला विशेषज्ञ, एक आदर्श साधक, होम्योपैथिक फार्मेसी विभाग का मुखिया, या वह व्यक्ति जो औषधि सिद्ध करने की प्रक्रिया को संचालित कर रहा है। तो होम्योपैथी में जो ड्रग प्रूविंग का काम करता है, यानी कि औषधि सिद्धि के परीक्षण का जो संचालन करने वाला व्यक्ति होता है, उसको मास्टर प्रूवर कहा जाता है। यानी जो औषधि सिद्ध करने की प्रक्रिया को संचालित कर रहा है ना। और पूरे परीक्षण का वो आयोजन करता है, उसके परीक्षण की शुद्धता को सुनिश्चित करता है, अनुशासन का ध्यान रखता है। यानी कि जितने भी प्रूफ्स होते हैं, तो सारे प्रूवरों द्वारा बताए गए लक्षणों का सटीक विवरण लेना और उनका मिलान करना, ये काम होता है मास्टर प्रूवर का। ये काम होता है मास्टर प्रूवर का। और आवश्यक जो उपचार है, आवश्यक पथ्य अपथ्य का पालन है, ये सारी चीजें वही सुनिश्चित करता है। डेटा की गोपनीयता, वैज्ञानिक प्रामाणिकता, इन सारी चीजों पर वही ध्यान देता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी दवा का मोनोग्राफ क्या होता है? किसी औषधि के घटक की पहचान है, किसी औषधि का इंद्रियग्राही मूल्यांकन है, या फार्माकोपिया में दर्ज किसी दवा का व्यक्तिगत विवरण है, या किसी औषधि का मानकीकरण है। तो ये फार्माकोपिया में दर्ज किसी दवा का जो व्यक्तिगत विवरण होता है उसको मोनोग्राफ कहा जाता है ना। उत्पाद के लिए, औषधीय उत्पाद के लिए तैयार किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज होता है मोनोग्राफ। दवा में क्या गुणवत्ता है, दवा की कितनी शुद्धता है और दवा कितनी शुद्ध है, पहचान और परीक्षण मानकों का पूरा विस्तृत विवरण इस पर होता है। और फार्माकोपिया में शामिल प्रत्येक दवा का अपना एक अलग मोनोग्राफ होता है, यानी कि हर एक दवा का अलग अलग मोनोग्राफ सुनिश्चित किया जाता है, जिससे कि जो दवा है वो
उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, और रासायनिक गुणों के साथ साथ उसके भंडारण संबंधी निर्देश भी उसमें दिए होते हैं। तो दवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। दवा एक्सपायर हो गई, दवा अभी कितने दिन एक्सपायरी बची है, उसकी गुणवत्ता क्या है, इन सारी चीज़ों का जो पता है वो मोनोग्राफ के जरिए लगाया जा सकता है। अगला जो सवाल है उसका उत्तर दीजिएगा। सुमेलित करने का प्रश्न है, रेड बैग, येलो बैग, ब्लू या व्हाइट पंक्चर प्रूफ बैग या ब्लैक बैग, मतलब अगला है ब्लैक बैग, और यहाँ पर पट्टी, दस्ताने, स्टेशनरी, कूड़ा, सुइयां। तो कौन सा बैग किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो सबसे पहले देखिए रेड बैग जो दिया हुआ है, रेड बैग जो दस्ताना है, कैथेटर है, आईवी ट्यूब जो है, इन प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थों को पीले बैग में रखा जाता है। तो जितना भी लाल बैग है ये दस्ताना और इन सारी चीजों से रिलेटेड हो जाएगा। पीला बैग रक्त या शारीरिक तरल पदार्थों से दूषित वस्तुओं जैसे पट्टियों, रुई, इन चीजों को इसमें रखा जाता है, उसको एकत्र किया जाता है। तो ये आपका पीला बैग हो गया। तो 2-1 देखिए यहाँ पर कहाँ दिया है, 2-1। फिर सी का क्या हो जाएगा, सी का आपका जो ये है वो सी का 4 हो जाएगा, यानी कि सुइयां किस में रखेंगे, ब्लू व्हाइट पंक्चर प्रूफ बैग में। पंक्चर प्रूफ बैग है ना, तो वैसे भी सुई इसमें। और जो काला बैग है ये स्टेशनरी, कूड़े के लिए, कागज के टुकड़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो 2-1-4-3 इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला जो सवाल है, हाँ तो देखिए स्वास्थ्य विज्ञान का ये क्लास का पूरा वर्कआउट नोट और जो नोट्स आपको अलग से भी हम देंगे बाद में, ये बाद में मिलेगा, लेकिन ये वर्कआउट नोट आपको क्लास के साथ साथ मिलता चलेगा। तो इसको अगर आप सही से पढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस द सक्सेस प्रेप ऐप पर जाना है, ये ऐप डाउनलोड कीजिए। ये ऐसा आपको लोगो इसका दिखेगा, और इस ऐप पर ये बैच अवेलेबल है। आप चाहें तो हमारे साथ इसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो सवाल है उसका उत्तर दीजिए। अगला सवाल है, यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पैर के घाव से लगातार खून बह रहा है तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? अब देखिए एक केस स्टडी टाइप का सवाल, यानी कि एक सिचुएशन बेस्ड सवाल आपको दे दिया गया। अब पहला है किसी दबाव वाली जगह पर दबाव बनाएं, दूसरा है घाव वाली जगह को थोड़ा ऊपर रखें, जिस जगह से खून बह रहा है उस जगह पर साफ विसंक्रमित पट्टी से सीधा दबाव बनाते हुए पट्टी बांधें, और मोटी पट्टी का प्रयोग करते हुए पट्टी बांधें जिससे कि यह खून को सुखा सके। अब देखिए खून को सुखाना नहीं, खून को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर लगातार खून बह रहा है तो डायरेक्ट जो प्रेशर है उसको आपको रोकना पड़ेगा। रक्तस्राव को रोकने के लिए डायरेक्ट प्रेशर आपको प्राथमिक चिकित्सा का सबसे प्रभावी और पहला कदम होता है। प्राथमिक चिकित्सा का सबसे प्रभावी और पहला कदम होता है कि डायरेक्ट प्रेशर वहीं पर डाल के आप उस फ्लो को, क्योंकि तेजी से वो डायरेक्ट बह रहा है तो वहीं पे डायरेक्ट आपको प्रेशर डालना पड़ेगा जिससे कि वो फ्लो रुक पाए। तो साफ या विसंक्रमित पट्टी का उपयोग संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए किया जाता है, और हथेली के दबाव द्वारा जो रक्तवाहिनियां हैं, रक्त वाहिकाओं पर संकुचन पैदा ऐसे आप करेंगे, जब दबाव डालेंगे तो खून का जो थक्का है वो जल्दी से जम जाएगा। तो उस जगह पर साफ विसंक्रमित पट्टी से सीधा दबाव बनाते हुए आप पट्टी जब बांधेंगे दबाव बना के, तो जो घाव है, घाव को मतलब नीचे से जहां से फ्लो हो रहा है उसको जब आप दबाव बना ऐसे दबा देंगे, और पट्टी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, पट्टी विसंक्रमित पट्टी है, साफ सुथरा पट्टी है, तो उससे तो इन्फेक्शन होगा नहीं और वो थक्का जम जाएगा, तो वो ब्लड का बहना जो है, जो फ्लो है वो रुक जाएगा। तो ये प्राथमिक चिकित्सा का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि खून को अगर ये बह रहा है तो सबसे पहले उसको रोकिए, जिससे ब्लड की जो मात्रा है, अमाउंट है, वो कम ना होने पाए। अगला जो प्रश्न है, किस चिकित्सीय पद्धति में चिकित्सकों द्वारा शार्ट गन प्रिस्क्रिप्शन की वकालत की गई है? किसकी? शार्ट गन प्रिस्क्रिप्शन की वकालत की गई है। तो ये शार्ट गन प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? तो किस चिकित्सीय पद्धति में ऐसा किया गया है? शार्ट गन प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है एक साथ कई दवाओं का मिश्रण देना, है ना। अब कई दवाओं का जब आप मिश्रण देते हैं तो हो सकता है कि कोई एक फायदा कर जाए। तो शार्ट गन प्रिस्क्रिप्शन का मतलब यही होता है कि आप कई दवाएं मिश्रित तौर पर दे रहे हैं।
तो 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान ये पहले ये नहीं थी, ये एक पहले एकल दवा सिद्धांत था, ना 17वीं में थी ना 18वीं में थी, है ना। तो आप देखेंगे तो इस समय अवधि में तो नहीं थी। बाद में जब आधुनिक काल आता है, ये चाइनीज पद्धति भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। जब आधुनिक काल आता है तो इसको जोड़ आप सकते हैं पॉलीफार्मेसी से, पॉलीफार्मेसी से इसको आप जोड़ेंगे तो मतलब पॉलीफार्मेसी को अभी आधुनिक काल में गलत माना जाता है ना। पॉलीफार्मेसी से अगर आप इसको जोड़ेंगे कि पॉलीफार्मेसी कई दवाएं देना, तो अभी आधुनिक काल में इस चीज को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अभी तो यह है कि डायग्नोस करके एक दवा जो सटीक फायदा करे उसको दिया जाए, ऐसे नहीं कि अंधेरे में तीर चलाया जाए, है ना। तो यहाँ यही होगा कि इनमें से कोई नहीं, यही डी आंसर इसका हो सकता है ना। पहले एकल दवा सिद्धांत था और किसी भी समय अवधि या विशिष्ट पद्धति में कोई ऐसी अवधि नहीं है जब आप कहेंगे कि इस पद्धति का इस्तेमाल होता था, मतलब इस पद्धति में ये शॉटगन का इस्तेमाल होता था, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर डी ही लग रहा है, डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार में ABC का क्या अर्थ होता है? पहला एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, दूसरा है अफोर्डेबल, बैलेंस्ड एंड कॉस्ट इफेक्टिव, तीसरा है एयरवे, रेस्पिरेशन एंड कम्युनिकेशन, असिस्टेंट, ब्लड एंड सर्कुलेशन। ABC, इसमें ए जो होता है वो एयरवे होता है। क्या होता है? एयरवे होता है। बी जो होता है ये ब्रीदिंग से, श्वसन से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? ये ब्रीदिंग से रिलेटेड है। और जो सी होता है ये सर्कुलेशन से रिलेटेड है, परिसंचरण से ये रिलेटेड है। तो ABC जो है ये तीनों चीजें हैं। यानी कि सबसे पहले जांच की जाती है कि सांस, एयरवे देखा जाता है कि सांस का रास्ता साफ है, मरीज सांस ले रहा है। दूसरे में देखा जाता है कि मतलब पहले देखा जाएगा कि एयरवे यानी कि सांस लेने का रास्ता साफ है, फिर ब्रीदिंग देखी जाएगी कि सांस वो ले पा रहा है। और तीसरा है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब परिसंचरण, शरीर में रक्त के प्रवाह को चेक किया जाता है नाड़ी के माध्यम से। डॉक्टर देखिए पहले यही सब चेक करते हैं ना, सांस सही से चल रही है या नाड़ी को पकड़ेंगे देखेंगे, यानी कि सर्कुलेशन ब्लड का। सांख्यिकीय संक्रमण में उच्च स्थिर अवस्था, हाई स्टेशनरी स्टेज, इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता पूछी जा रही है। जनसांख्यिकीय संक्रमण का जब आप सिद्धांत देखेंगे तो इसमें जो प्रथम अवस्था होती है, प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ऊंची होती है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। ऊंची जो जन्म मृत्यु दर है उसका कारण यह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, स्वच्छता का अभाव है, और इन चीजों के अभाव के कारण जो जन्म दर है वो जनसंख्या वृद्धि को तो बढ़ा रहा है, लेकिन क्योंकि मृत्यु भी हो जा रही है तो बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ नहीं पा रही है। जन्म दर ऊंची इसलिए क्योंकि समाज पिछड़ा है, अवेयरनेस का अभाव है। तो पैदा तो हो रहे हैं बच्चे लेकिन मर जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, स्वच्छता नहीं है, अकाल जैसी स्थितियां आ रही हैं। अब ऐसी स्थिति में जब दोनों का अंतर आप निकालेंगे, यानी कि पैदा बच्चे खूब हो रहे हैं और मर भी खूब रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, और बहुत बढ़ेगी नहीं तो ये हाई स्टेशनरी स्टेज होगी, उच्च स्थिर अवस्था होगी। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर होगा वो न्यून ही होगा, अंतर इसका ज्यादा नहीं होगा। निक्षय पोर्टल का उपयोग किस स्वास्थ्य कार्यक्रम में किया जाता है? निक्षय पोर्टल, तो निक्षय पोर्टल का जो उपयोग है वो ट्यूबरक्लोसिस, एड्स या लेप्रोसी या मलेरिया किस में किया जाता है? तो ये ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक में किया जाता है, जिसको आप टीबी के नाम से जानते हैं। रोगियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक ये निक्षय पोर्टल जो है ये ऑनलाइन मंच है, ऑनलाइन ये मंच है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इसको विकसित किया गया है। और निक्षय पोषण योजना सीधे ये करती है कि टीबी रोगियों को वित्तीय सहायता देती है, और ये वित्तीय सहायता जो फाइनेंशियल एड दिया जाता है, फाइनेंशियल एड जो दिया जाता है ये सीधे डीबीटी होता है, उनके खाते में ही इसको पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो लक्ष्य है वो 2030 था। एक क्वेश्चन और देखते हैं
सामुदायिक निदान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? एक समुदाय में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं और उनसे जुड़ी सामाजिक जनसांख्यिकीय विशेषताओं की मात्रा और सारांश। दूसरा है समुदाय में देखी जाने वाली सामान्य बीमारियों की प्राथमिकता के आधार पर सूची। तीसरा है कि एक समुदाय में जीवन और जीवन शैली के कारकों का अध्ययन करना, और किसी समुदाय में प्रचलित रोगों की पहचान करना और समुदाय आधारित उसका करना। तो यहाँ पर एक समुदाय में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं और उनसे जुड़ी सामाजिक जनसांख्यिकीय विशेषताओं की मात्रा और सारांश, ये जो है इसी को सामुदायिक निदान के नाम से जाना जाता है ना। यानी कि सामुदायिक निदान जो है वो एक प्रक्रिया है जिससे पूरे समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति का सामूहिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है, पूरे समुदाय का, ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति का, पूरे समुदाय का। और इसमें स्वास्थ्य समस्याओं के वितरण, उनके पीछे के सामाजिक कारण, इन सबका गहन विश्लेषण किया जाता है। व्यक्तिगत नैदानिक परीक्षण के बजाय जनसंख्या के बड़े समूहों की आवश्यकताओं पर यह केंद्रित है, और इसका मुख्य उद्देश्य समुदाय में जो उपलब्ध स्वास्थ्य संसाधन है और जो वास्तविक जरूरत है उनके बीच के अंतर को समझना। जरूरत ज्यादा की है और संसाधन कम है, या संसाधन ज्यादा है जरूरत कम की है। खैर ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर ऐसा है कि डिफिशियंसी ही रहती है, कमी ही रहती है। जरूरत ज्यादा की है और रहते कम संसाधन है, तो उस अंतर को समझना है ना। और सामुदायिक निदान के परिणामों का उपयोग स्वास्थ्य नीतियों और नियोजन को बेहतर करने के लिए किया जाता है। अगर उससे जो रिजल्ट आएगा, उससे जो डेटा मिलेगा, तो उसमें क्या किया जाएगा, उसका उपयोग किया जाएगा, उस डेटा का, जो आगे हेल्थ पॉलिसी बनाई जाएगी, हेल्थ पॉलिसी में उस डेटे का उपयोग किया जाएगा। वो सारे डेटा उसमें इस्तेमाल होंगे। बात समझ में? सारे डेटा का इस्तेमाल उसमें किया जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सामुदायिक निदान एक प्रोसेस है जिसमें पूरे समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति का सामूहिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, अब जहां तक इसकी सिलेबस की बात है, तो सिलेबस में वो चीजें रखी गई हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे कार्यों से संबंधित हैं जो कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का काम होता है। तो आयोग जब तक जैसे सिलेबस अगर नहीं दे रहा है तो आपको उसमें घबराना नहीं है। आपको द सक्सेस प्रेप ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर इस कोर्स को जाके देखना है। जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा और आप चाहें तो इसमें खुद को एनरोल कर सकते हैं। शुरुआती सीटों के लिए इसमें फीस भी बहुत कम रखी गई है, तो आप चाह के इसकी तैयारी के लिए अपना देख सकते हैं इसको। और इसमें क्लासेस जल्दी ही डेमो क्लासेस अपलोड हो जाएंगी, और बाकी जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं उससे तो आप तैयारी कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच।